हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लिए चलता हूं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जरा क्या कह रहा है 15 नंबर में, जरा चेक करते हैं हम लोग। ये कह रहा है आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ साइलेंट सफरिंग ही फाइनली डिसाइडेड टू पुट हिमसेल्फ अगेंस्ट द मैनिपुलेशंस ऑफ हिज पॉलिटिकल राइवल्स। क्या कह रहा है देखिएगा, आफ्टर सेवरल इयर्स, बहुत वर्षों के बाद क्या हुआ, साइलेंट सफरिंग, शांति से सफर कर रहा था, शांति से बात कर रहा था, शांति से इस बात को ले रहा था, उसको सफर कर रहा था, तड़प रहा था लेकिन बोला नहीं था, शांति से सफर करना। फाइनली डिसाइडेड, उसने फाइनली डिसाइड किया, उसने इस बात को निश्चित किया, टू पुट हिमसेल्फ अगेंस्ट द मैनिपुलेशंस ऑफ हिज पॉलिटिकल राइवल्स। पॉलिटिकल राइवल्स यानी राजनीतिक राइवल्स, यानी जो विरोधी हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलते हैं, जो वो मैनिपुलेशंस करते हैं। मैनिपुलेशंस का मतलब क्या होता है, जोड़ तोड़ करके बातें करना। तो जो हमारे राजनीतिक विरोधी लोग हमारे बारे में जोड़ तोड़ के बातें कर रहे हैं, उसके सामने खड़े होने की बात इसने कही, राइट। तो यहां पे बेसिक आपको समझ आ गया कि बहुत सालों तक तो वो चुप रहा, लेकिन अब समय आ गया था उसके बोलने का। ये तो हो गया इसका भावार्थ। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक वर्ड दे रखा है दोस्तों, हिमसेल्फ। स्टैंड हिमसेल्फ तो वर्ड ही नहीं बनेगा ना भाई, खुद के लिए खड़ा होना। फाइट हिमसेल्फ, अपने आप से लड़ाई करना। सेट हिमसेल्फ, अपने आप को मजबूती से खड़ा करना, अगेंस्ट समथिंग, उसके खिलाफ अपने आप को मजबूती से खड़ा करना, उसके लिए आएगा सेट हिमसेल्फ अगेंस्ट। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी, जो बेसिक समझ में आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। शी ट्राइड टू शेक हिम अप बट ही कंटिन्यू टू पेस्टर हर। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू शेक हिम अप, उसको हिलाने की, बट ही कंटिन्यूड, लेकिन वो क्या करता रहा, टू पेस्टर हर, हमेशा परेशान करता रहा, हैरान करता रहा। पेस्टर करना यानी परेशान करना, यानी उस लड़की ने तो उसको दूर करने की कोशिश की, तो दूर करना आना चाहिए था। शेक ऑफ एक वर्ड होता है दोस्तों, शेक ऑफ, दूर करना। तो वो दूर करने की कोशिश करती रही और वो परेशान करता रहा, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांस कोठारी दोस्तों लेके आया हूं आप सभी के लिए एक शानदार सीरीज, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों एक ऐसी सीरीज है जो लगातार चलती चली जा रही है। मोर देन 500 वीडियोस दोस्तों एक ही सीरीज के चलते चले जा रहे हैं। हम पढ़ते चले जा रहे हैं, आप पढ़ाते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा बोलना था, हम पढ़ाते चले जा रहे हैं और आप पढ़ते चले जा रहे हैं। बट दोस्तों पढ़ने पढ़ाने की उम्र कभी खत्म नहीं होती है। कुछ ना कुछ मैं आज भी लर्न करता हूं और आप भी डेफिनेटली लर्न करते रहिए। इस बुक के बारे में दोस्तों जितना बोलूं उतना कम है। बहुत शानदार किताब है। हर किताब में, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपके लिए गिवन होगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इंग्लिश तो आपको इसी से करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की मिठाई पर आते हैं। आज की मिठाई मतलब आज का अंग्रेजी वर्ड। हर वीडियो में एक अंग्रेजी का वर्ड आपको देता हूं, जिससे कि आप ये समझ सकें एक नया वर्ड हर दिन आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बॉस वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये एक तरीका है स्ट्रॉन्ग करने का। चलिए आज का वर्ड है दोस्तों EDICT, एडिक्ट। एडिक्ट बोलते हैं इसे, इडिक्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एडिक्ट ए वाला नहीं है, इडिक्ट है, इडिक्ट बोलते हैं इसे। अ फॉर्मल और ऑथोरिटेटिव प्रोक्लेमेशन, एक फॉर्मल घोषणा, एक अथॉरिटेटिव घोषणा। यानी मैं अगर कोई काम का अथॉरिटी पर्सन हूं और मैं अथॉरिटी के ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी को होते हुए, उसके नाते से अगर मैं कोई घोषणा कर रहा हूं, एक फॉर्मल घोषणा हो रही है, औपचारिक घोषणा हो रही है, उसे कहते हैं इडिक्ट। लॉ में इस इडिक्ट का मतलब क्या है? अ लीगली बाइंडिंग कमांड और डिसीजन एंटर्ड ऑन द कोर्ट रिकॉर्ड एज ए इश्यूड बाय अ कोर्ट और जज। जज के द्वारा एक ऐसा, मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड, मतलब यूं समझ लीजिए तो लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट होता है ना, फाइनल ऑर्डर जो कोर्ट ने किया है, कोर्ट का निर्णय, जज का निर्णय क्या था, इस बात पे ये फाइनल आंसर आया था, उसे कहते हैं इडिक्ट। एग्जांपल देखिए, अ फ्रेंड इन न्यू मैक्सिको
एक फ्रेंड है मेरा न्यू मैक्सिको में, उसने कहा दैट द एडिक्ट कॉज्ड नो ट्रबल आउट देयर, इस एडिक्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब नो ट्रबल, कोई मुश्किल ही नहीं हुई। डिक्री कहते हैं दोस्तों, फियाट कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं, रिस्क्रिप्ट कहते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम है, और जितने सारे सिनोनिम आप याद रखेंगे उतना बहुत ही अच्छा होगा, बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। तो यहां पे इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन एडिक्ट वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया। और अगर आपको अच्छे से समझ आया, और बेहतर करना है और लंबे समय तक अगर आपको याद रखना है, आप एक सिंपल सा काम कीजिए, कमेंट बॉक्स दे रखा है भैया, वहां पे टाइप करना शुरू कर दीजिए। चलिए आप इसका एक सेंटेंस बना के टाइप करें, मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं। ये क्या कह रहा है देखिएगा, स्केर्सली हैड शी लेफ्ट, अगर सेंटेंस की शुरुआत स्केर्सली से होती है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। अगर सेंटेंस की शुरुआत स्केर्सली से होती है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। स्केर्सली हैड शी लेफ्ट, उसने छोड़ा ही था। द प्लेस देन चिल्ड्रन अराइव, उसने जगह छोड़ी थी, वो यहां से गई थी कि बच्चे आ गए, ऐसा ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, दो नियम बताऊंगा दोस्तों जो स्केर्सली और हार्डली दोनों में काम का है। स्केर्सली और हार्डली अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है, अगर सेंटेंस की शुरुआत स्केर्सली या हार्डली से हो रही है, पहला नियम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। मैंने कहा दो नियम बताऊंगा, पहला ये बहुत जरूरी है, अगर सेंटेंस की शुरुआत स्केर्सली या हार्डली से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। क्लियर नियम एक। दूसरी बात, स्केर्सली खत्म होता है वाई से, वाई के नजदीक होता है डब्लू, तो दोस्तों यहां स्केर्सली हार्डली के साथ व्हेन ही आना चाहिए, ये देन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखें। देन जो है वो 100% गलत है, देन गलत है, एंड गलत है, व्हेन आना चाहिए, व्हेन आया है, बिल्कुल सही है। यही सिंपल नियम याद रखोगे तो सिंपल नंबर आ जाएंगे, जितना जटिल करोगे उतना नंबर आने में जटिल प्रोसेस लग जाएगा अपना। बेसिक बेसिक सिंपल अपन ने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेता हूं। भाई 18 क्या कह रहा है वो समझे अपन। आई डिसलाइक, मुझे पसंद नहीं है, आई डिसलाइक मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, हिम इंटरप्टिंग मी सो रूडली, वो मुझे इतना अनम्रता से, रूडली का मतलब इतना अविवेकपूर्ण, अनम्रता से वो मुझे इंटरप्ट करे। इंटरप्ट का मतलब क्या, इंटरप्ट का मतलब है दखल डालना, टांग अड़ाना, बीच में बोल जाना, उसे इंटरप्शन कहते हैं। सो यहां पे अपने को देखना था, एक चीज याद कर लो दोस्तों, ये जो आईएनजी वाले शब्द जिरंड, GERUND, जिरंड जिसे कहते हैं, इस जिरंड से पहले आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पॉजेसिव केस चाहिए। ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये आएगा नहीं, गलत हो गया, ये हिम गलत है, तो वैसे ही ये आंसर नहीं है, यानी 18 का आंसर ए है। जिरंड से पहले पॉजेसिव चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको जिरंड वाले चैप्टर में करवा चुका हूं, उसके बीच में कई सारी रिवीजन एक्सरसाइज आ चुकी है, उनमें भी करा चुका, और आज वापस से याद दिला रहा हूं। क्यों? एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज है, तो रिवीजन तो होना ही चाहिए ना भाई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है वो भी देख ले मेरे भाई। आई वंडर, मेरे को इस बात का वंडर है, मतलब मैं चौंक रहा हूं, मैं एक बार सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई वंडर वेदर यानी क्या, ही हैज फिनिश द वर्क स्टिल, स्टिल नहीं आएगा दोस्तों, उसने क्या अभी तक काम खत्म कर लिया, येट आएगा, और वो भी लास्ट में, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ये देखिए साहब, मुझे अभी तक, मतलब मुझे वंडर है इस बात का, मतलब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है किस बात का, कि उसने अभी तक भी काम पूरा किया है कि नहीं किया मेरे भाई। वेदर ही हैज फिनिश्ड द वर्क येट, येट का प्रयोग होगा, स्टिल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की, देखिएगा। इट बीइंग बैड वेदर, बैड वेदर होने के कारण क्या हुआ, द रीपेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बिफोर द एग्रीड डेट, जिस बात पर अग्री किया था, जिस बात पर सहमति हुई थी, डेडलाइन जो थी, डेडलाइन से पहले कार्य हो गया घर के रीपेंटिंग का, यानी घर में वापस से पेंट करना था उसका। अब सोचिए जरा, बैड वेदर होने के कारण ऐसा हुआ कि अपना काम फटाफट हो गया, नहीं, बैड वेदर होने के बावजूद भी हो गया, ऐसा यह कहना चाह रहा है, यानी इंस्पाइट आएगा, और बैड वेदर में द नहीं लगाएंगे
तो ये दोनों तो गलत हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बैड वेदर, बैड वेदर हो रहा था, वेदर यानी मौसम, बैड यानी खराब, खराब मौसम होने के बावजूद भी यहां पे समय से पहले, डेडलाइन से पहले रीपेंटिंग का काम हो गया बिल्डिंग का। आज का आखिरी क्वेश्चन लिए चलता हूं दोस्तों 21। इफ दिस बुक इज नाइदर माइन नॉर योर्स, भाई ये किताब मेरी भी नहीं है और तुम्हारी भी नहीं है, अपने दोनों की नहीं है, तो फिर वो इट मस्ट भी किसी और की। किसी और की जब भी आपको बोलना है तो आप एक नियम फिक्स कर लीजिए, somebody else's, somebody में कॉमा एस नहीं लगेगा, एल्स में लगेगा किसी और की है, किसी और की है, somebody else's। भाई वो मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं, तो किसी और की होगी ना भाई। याद कर लो, ये नियम आपके दिमाग में फिक्स कर लो, somebody else's ही आएगा। तो यहां दोस्तों एक शानदार रिवीजन की क्लास समाप्त होती है। अभी ये एक्सरसाइज फिनिश नहीं हुई है, एक्सरसाइज अभी और बाकी है। और एक चीज दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आपने रिवीजन पे सीधा पैर मतलब लगाया है, इससे पहले वाला थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो फिर ये रिवीजन भी बेकार है। पहले थ्योरी अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, चीजों को समझिए, आगे बढ़ते चले जाइए, आगे से आगे शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए आप ही का प्यारा चैनल दोस्तों, डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।